जय हिंद दोस्तों। आज हम सिंप्लीफाई करेंगे विजन आइज के 19 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स को। इस ओरिजिनल पीडीएफ का क्रेडिट जाता है विजन आइज को। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इनोग्रेटेड इन राजकोट। तो इंडिया ने राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट बना दिया है फॉर लोकल गवर्नेंस। ठीक है। तो अब तक क्या चल रहा था भाई? तो अब तक जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ऑडिट होती थी, या तो वो सीएजी करते थे, ठीक है, या फिर वो करते थे एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स, या फिर डायरेक्टर ऑफ लोकल सेल्फ अकाउंट्स। ठीक है। और इनको अपॉइंट कौन किया जाता है, यूटिलाइज कौन करते थे इन फंड का, ऑडिट के वाला? तो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये यही ग्रांट करते थे। ओके। तो अभी क्या चेंज हो गया है? अभी हमने ये सेंटर बनाया, इसमें पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे जो कि इंटरनेशनली अलाइन होंगे। ठीक है। ओके। सेट ऑफ स्टैंडर्ड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। बात देख लेते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा हमें। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म मिल जाएगा पॉलिसी मेकर्स और ऑडिटर्स को सर्व करने का एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है। फिर इन्हेंस हो जाएगी इंडिपेंडेंस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स ऑडिटर्स की। बिल्कुल। तीसरा हो जाएगा एक नॉलेज सेंटर बन जाएगा, थिंक टैंक बन जाएगा, जिससे दूसरों को भी पता चल जाएगा भाई कैसे काम करना चाहिए और ग्रास रूट लेवल पे क्या क्या इश्यूज आते हैं। ठीक है। ओके। नीड क्यों थी भाई इसकी? ठीक है। तो सबसे पहले इनहेंस कोलाबोरेशन अमंग 2.5 पंचायत्स एंड 8,000 अर्बन लोकल बॉडीज, डेफिनेटली। फिर ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 कंट्री के पास अपनी सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस है। फिर इनएफिशिएंसीज होगी इन फंड यूटिलाइजेशन, उसको ये ठीक कर देगा, जैसे कि कैश फ्लो मैनेजमेंट करना। ठीक है। अभी देखो इसमें जैसे बाजू में लिखा हुआ है कि जैसे ये लाइन लिखी थी इनहेंस कोलैबोरेशन, और उसके अंत में लिखा है सीएजी, कि ये कैग ने बोला है। अगर हम भी अपने मेंस के आंसर में जो लाइन है उसका कोई सोर्स दे देते हैं कि ये जो हमने लिखा है उसका सोर्स क्या है, तो डेफिनेटली हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। आगे लोकल सेल्फ गवर्नेंस में इंडिया की क्या पोजीशन है? तो 73 74 अमेंडमेंट के थ्रू हम लेके आए थे। 11th और 12th शेड्यूल में हमने ये डाला है। ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है अंडर 7th शेड्यूल। आर्टिकल 243G लोकल सेल्फ बॉडी में पावर डिवोल्यूशन की बात करता है, और आर्टिकल 243J स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर देता है कि वो कोई भी लोकल सेल्फ गवर्नेंस के मेंटेनेंस अकाउंट और पंचायत के अकाउंट्स को देख सकती है, उसके लिए प्रोविजंस बना सकती है। आगे नेक्स्ट न्यूज़। अभी देखो ये न्यूज़ है, डायरेक्टली तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बट ऑलरेडी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे कि देखिए 2019, 18, 17, 16, 15। ठीक है। आगे देखते हैं। नीति आयोग रिलीज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स रिपोर्ट बनी है ग्लोबल वैल्यू चेन्स के ऊपर, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर नीति आयोग की। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, आपको पता है उसका लार्जेस्ट शेयर चाइना होल्ड करता है। वी ऑल अवेयर अबाउट इट, राइट? फिर चाहे वो वॉच हो या फिर छोटे मोटे खिलौने, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आता है ज़्यादातर चाइना ही ऑक्यूपाई करता है। और जितने भी वर्ल्ड का ट्रेड होता है उसमें से 65% चाइना से 60% चाइना से होता है। इंडिया का कितना है भाई? तो इंडिया का अराउंड 1% है, तो बहुत कम है। ठीक है। एक्सपोर्ट में 1% शेयर है, और प्रोडक्शन हम 155 बिलियंस का करते हैं। इंडिया का भी टारगेट है कि बाई 2030 500 बिलियन तक हमें पहुंचना है, और 75% इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स है, वो पूरी की पूरी ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट है। ठीक है। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री में ये कन्फाइन नहीं है। वैल्यू चेन क्या होती है, ग्लोबल वैल्यू चेन क्या है? तो समझ लीजिए कि हम मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से चाइना से आ रहा है उसका प्लास्टिक, फिर चाइना से होकर ये जाता है इंडिया में। इंडिया में समझ लीजिए मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन बन रहा है, फिर इधर से ये आगे जाता है अमेरिका में, और अमेरिका में ये पूरा का पूरा फ़ोन असेंबल हो रहा है। तो ये हो गया ग्लोबल वैल्यू चेन, कि कोई एक प्रोडक्ट बना है जो कि वो फ़ोन है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ से अलग अलग पार्ट आ रहे हैं। वो पूरी की पूरी एक चेन है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स जुड़े हुए हैं।
अभी इसमें से कोई भी एक कंट्री बीच में से फंस जाती है। समझ लीजिए कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था। कोविड के क्या, अभी रिसेंटली मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पे रिसेंटली कार के दाम बहुत बढ़ गए थे। क्यों बढ़ गए थे? तो ताइवान और चाइना का इशू हो गया था। और जो भी सेमीकंडक्टर होता है, कार के अंदर एक सेमीकंडक्टर लगता है। सेमीकंडक्टर मीन्स कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, जो इलेक्ट्रिसिटी गो थ्रू कर पाए, और सेमीकंडक्टर में पार्शियली गो थ्रू कर पाए इलेक्ट्रिसिटी किसी भी चीज़ के। तो कार में सेमीकंडक्टर लगता है, और यही सेमीकंडक्टर की हाईली जो भी मार्केट है वो आती है ताइवान से। उसका प्रोडक्शन ताइवान करता है। और ताइवान और चाइना के बीच में इशू हो गया तो सेमीकंडक्टर की सप्लाई को इशू आ गया था कि वो कम हो गई थी, और उसकी वजह से हमारे यहाँ पे कार्स हो गई थी महंगी, क्योंकि कार्स का प्रोडक्शन इतना हो नहीं पा रहा था और डिमांड उतनी ज़्यादा थी। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन, वैल्यू चेन, कि एक जगह पे अगर डिसरप्शन होता है तो दूसरी जगह पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इसी को चलते हुए हम अपना एक इनिशिएटिव लेके आए हैं, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। चलिए अभी न्यूज़ में देखते हैं क्या है। हमारा एम है भाई कि 500 बिलियन पहुंचना, ठीक है, 75% ओके। ड्राइविंग फैक्टर्स क्या क्या है? तो सबसे पहले तो भाई डिमांड बढ़ रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और साथ ही साथ ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन ज़्यादा हो गया है। सब लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं सप्लाई चेन को बियॉन्ड चाइना। हमें पता है आफ्टर कोविड सब सोच ही रहे हैं चाइना +1, कि चाइना का और एक अल्टरनेटिव रखो, क्योंकि अगर चाइना में दिक्कत आती है तो पूरे वर्ल्ड में दिक्कत आ रही है। ओके, फिर चैलेंजेस क्या क्या है इंडिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड? तो सबसे पहले टैरिफ। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम बना रहे हैं उनका जो मेन रॉ मटेरियल है ना, वो हम ज़्यादातर बाहर से ले रहे हैं, जैसे कि चाइना, वियतनाम, ताइवान का हमने अभी देख लिया, मैंने सेमीकंडक्टर का बोला। और अगर यही हम बाहर से लेंगे तो, और उसके टैरिफ हाई होंगे इंपोर्ट के, तो हमारे यहाँ पे जो चीज़ बनेगी वो डेफिनेटली महंगी बनेगी, राइट? इसीलिए ये टैरिफ जो है वो हमारा मेन हर्डल है। दूसरा है कंपोनेंट्स, कि भाई जो भी कंपोनेंट है हम बाहर से ही ले रहे हैं। अगेन लैक ऑफ रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, उसकी इकोसिस्टम ही नहीं है हमारे पास। इसका एग्जांपल देख लो, सेमीकंडक्टर। हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, शुरुआत में अगर कोई भी आपको बिजनेस करना है आपको इनिशियल कैपिटल बहुत हाई चाहिए, जैसे कि 9 to 13%। इन कॉन्ट्रास्ट वियतनाम, चाइना, ताइवान में कितना चल रहा है? तो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 2 to 7%। सो काफ़ी फ़र्क है, राइट? और अदर चैलेंजेस कौन कौन से हैं? जैसे कि भाई लैंड लीज, रेंट बहुत ज़्यादा होता है, R&D पे खर्चा हम कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, डिज़ाइन इकोसिस्टम कम है, शॉर्टेज स्किल लेबर्स की, एसेट्रा एसेट्रा। अभी रिकमेंडेशंस क्या क्या है, क्या हमें ठीक करना चाहिए? रेकमेंड क्या करते हैं? तो फिजिकल इंटरवेंशंस करो, कि भाई कोई सपोर्ट स्कीम ला दो, कोई इनोवेशन स्कीम ला दो जिससे भाई फ़ायदा मिल सके। फिर नॉन फिजिकल मेजर्स क्या क्या हम कर सकते हैं? तो स्किल्स को बढ़ा दो, स्किल के लिए ट्रेनिंग दे दो, सपोर्टिव इंडस्ट्री बढ़ा दो, टैरिफ को सिंप्लीफाई कर दो। और स्टेप टेकन बाय इंडिया कौन कौन से? ये रिकमेंडेशन है, ऐसा कौन है जो इंडिया ने ऑलरेडी कर चुका है? तो भाई हमने क्लस्टर बनाए हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के। फिर हमने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन लेके आए हैं। फिर हम डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम लेके आए हैं। और ये स्कीम फॉर प्रमोशन मेंटर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर भी हम लेके आए हैं। ये 3 मेन है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, डिज़ाइनिंग इंसेंटिव एंड सेमीकंडक्टर मिशन। और भी हम काफ़ी बढ़ा सकते हैं उसमें। और हम ये भी लेके आते हैं कि भाई एक्सपोर्ट के लिए हम रोड टैप देते हैं, RODTEP, रोड टैप। सो दैट्स इट फॉर दिस न्यूज़। अभी देखो इसके PYQ देखते हैं, डायरेक्टली आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखो आप ये क्वेश्चन देखो, कौन सा मेजर इलेक्ट्रॉनिक मिशन, इंडियन न्यूट्रलिटी, हाँ ये रहा। ये देखो, मेजर चैलेंजेस फेस बाय इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, सजेस्ट मेजर। तो हमने ये ऊपर दिखा ना कि भाई ये चैलेंजेस हैं हमारे पास और उसके मेजर्स ये हैं, और ये हमने ऑलरेडी कर चुका है। फिर ये भी देख लीजिए, और कोई आता, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये भी बन जाएगा। फिर इम्पैक्ट क्या है डिजिटल इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर, ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो ऐसे कुछ कुछ आते हैं जो डायरेक्टली आप PYQ भी बना सकते हो ऐसे आर्टिकल से, और डेफिनेटली आपको PYQ करने तो है ही।
चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया इस आर्टिकल में टाइम हमारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। देखो, जो भी हमारे फाइनेंस के रिलेटेड एडवाइस देता है, ठीक है, वो होता है हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स। अभी यही एडवाइज़र आजकल हमें पता है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी को हम बोलेंगे फिनफ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर कौन है? जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा फेमस है और कुछ काम करते हैं, और जो फाइनेंशियली ये काम करते हैं, मतलब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है, वो फिनफ्लुएंसर्स है। ठीक है, इसी के बारे में बातचीत की गई है। ये उसकी डेफिनेशन है। अब ये उसके रीजंस है कि कैसे राइज हुआ है। तो सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है सोशल मीडिया की, बच्चे से लेकर बूढ़े के पास सोशल मीडिया है। ग्लोबल डेटा देखो तो 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ यूजिंग सोशल मीडिया। फिर इंक्लूसिविटी आ गई है, डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग भी एक साथ जुड़ रहे हैं। फिर एंगेजिंग कंटेंट है कि डेफिनेटली अभी अभी ऑनलाइन कंटेंट भी ऐसा मिल रहा है, वो एंगेजिंग है, आपको पकड़ के रखेगा, मज़ा आएगा, तो वो भी एक चीज़ है। पर रिस्क क्या है भाई? जो ट्रेडिशनल एडवाइज़र्स हैं फाइनेंशियल, उसको क्या रिस्क है भाई? सॉरी, गलती कर दी मैंने बोलने में। जो ट्रेडिशनल एडवाइज़र है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो भाई डेफिनेटली ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है ऑनलाइन, उसमें रिस्क है ना भाई। एक तो हमें पता नहीं है ये कैसे काम कर रहे हो, दूसरा हो भी सकता है वो सिर्फ इसलिए काम करे कि उसका वीडियो चल जाए, दैट्स इट, दे डोंट केयर ऑफ योर पोर्टफोलियो। दूसरा, जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र्स थे उनको एक इंडिविजुअल वेलबींग होता है, वो चाहते हैं कि हमारे साथ जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका नुकसान ना हो। ठीक है, और यही एक कारण बना था कि हमारी जो रिटेल इन्वेस्टिंग थी पास्ट डिकेड में, वो डबल हो चुकी है। दैट्स इट, और ज़्यादा कोई न्यूज़ नहीं है इससे रिलेटेड। सेबी ने क्या स्टेप्स लिए हैं फिनफ्लुएंसर को रेगुलेट करने के लिए? तो सबसे पहले जो अनरजिस्टर्ड फिनफ्लुएंसर्स है उनको हमने हटा दिया है, उनको बैन कर दिया है। अनरजिस्टर्ड मतलब, देखो, जो शख्स सेबी के पास रजिस्टर्ड होता है उसी को फाइनेंशियल एडवाइज़र कहा जाता है, वेदर इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ था, बहुत सारे अनरजिस्टर्ड एडवाइज़र्स एडवाइस दे रहे थे कि भाई आप ये शेयर बाई कर लो इसकी, और इसकी वजह से काफ़ी लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था। एक दो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बट लेट्स इग्नोर इट। तो सेबी ने बंद कर दिया उन सबको, उनकी यूट्यूब चैनल भी बंद कर दी जिनके सब्सक्राइबर मिलियंस में थे। आगे, इन्वेस्टर विथ फॉल्स प्रॉफिट क्रैम। डेफिनेटली वो ऐसा बता देंगे कि भाई हमारे देखो ये इन्वेस्टर है, उनको हमने 10 लाख का प्रॉफिट दिला दिया था, आपको मिसलीड कर देंगे, और उधर इन्वेस्टर आएगा भी कि हाँ भाई मैंने 10 लाख कमाए इस भैया की एडवाइस से। तो ये सब बंद करवा दिया है सेबी ने। ठीक है, गुड एक्शंस। अभी फाइनेंस रिलेटेड देखो, ऑलरेडी PYQ आ चुके हैं बहुत सारे, ये देख लीजिए। जैसे इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, मेजर चैलेंज फेस बाय फाइनेंशियल सेक्टर और फाइनेंशियल इंक्लूजन, और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इनसिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन फाइनेंशियल सेक्टर। हम दोनों लिख सकते हैं ना कि कैसे ये अच्छा भी हो गया है और बुरा भी हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनेबलिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। अगेन ई कॉमर्स की बात है और एक्सपोर्ट की बात हम कर रहे हैं। तो रिसेंटली आपको पता है ई कॉमर्स हमारे यहाँ पे बूम कर रहा है, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, राइट। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हर दूसरा व्यक्ति यूज़ करता है और उसको ऑर्डर भी करता है और उसमें बेचता भी है अपने सामान। की फाइंडिंग्स क्या क्या है ग्लोबली, पहले सबसे पहले देख ले। तो क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स है, वो भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। B2C, क्रॉस बॉर्डर, एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा पाए। और B2C मार्केट जो है वो भी अच्छी। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, वो 6 ट्रिलियन की जितनी हो गई है, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2026 तक 8 ट्रिलियन की हो जाएगी। इंडिया के क्या फाइंडिंग्स है? तो इंडिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री वो अभी के लिए 83 बिलियन पर चल रही है एज पर फाइनेंशियल ईयर 22, और एक्सपेक्टेड है 150 तक पहुंच जाएगी 26 तक। मेनली भाई मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है, इंटरनेट पेनिट्रेशन, डिजिटल पेमेंट, ये सब की वजह से। और ई कॉमर्स की बात क्या है, तो हमारे एक्सपोर्ट है वो 4 से 5 बिलियन तक है, बहुत कम है, देख लीजिए 1%। और ई कॉमर्स जो एक्सपोर्ट की नीड है वो 50 से 60 गुना जब बढ़ जाएगी
तब हमारा टारगेट रीच होगा, जो हमारा टारगेट है 200 से 300 बिलियन करने का। तो हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं वी आर नॉट गोना ग्रो, वी हैव टू एक्सपोर्ट, वी हैव टू मैन्युफैक्चर एंड सेंड इट टू अदर कंट्रीज़। हाईलाइट्स क्या क्या है, तो जो इकोसिस्टम है वो इंक्लाइन हो रही है B2B एक्सपोर्ट के लिए, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड इज स्टार्टिंग देयर हिज ओन बिजनेस, उनको भी यही करना पड़ रहा है कि भाई कोई उसको खुद का चालू करना है तो सबसे पहले B2B ही करना पड़ रहा है, दूसरे बिजनेस लेके आओ। फिर नो सेपरेट लो, डेफिनेटली कोई लॉ नहीं है अभी के लिए तो सेपरेट इसके लिए। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमार्केटेड नहीं है सेलर और ई-कॉमर्स की। आप खुद सोचिए, अगर आपने कोई मोबाइल फ़ोन मंगवाया है और वो टूटा फूटा निकलता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो सेलर जिसने आपको बेचा है, या फिर जो अमेज़ोन वाले जो जिसके थ्रू आपके पास पहुंचा है। यू विल पुट टू इन डिलेमा कि अभी आप क्या करें भाई। फिर कस्टम्स के प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स है डेफिनेटली। रिकमेंडेशंस क्या है भाई, तो हमें एक ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाना चाहिए, जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए हैं तो एक्सपोर्ट हब भी बनाओ। एक्सपोर्ट हम वैसे बनाते भी हैं, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बट ये स्पेशली ई-कॉमर्स के लिए बात कर रहा है, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सबके लिए होता है। फिर इंक्रीज कुरियर कंसाइनमेंट लिमिट को बढ़ा दीजिए, क्लियरेंस बढ़ा दीजिए, कस्टम सुपरवाइजेशन कोड दे दीजिए। कस्टम सुपरवाइजेशन कोड क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट है उसका एक कोड जनरेट होगा HSN कोड के टाइप। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज HSN कोड, वी विल डिस्कस इन इकोनॉमिक्स। वैसे कोड जनरेट होता है कि भाई जैसे मोबाइल का कोड है 123, ठीक है, तो उधर बाहर ही लिखा होगा कि 123 कोड है इसका, तो क्लियरेंस जल्दी हो जाता है। आप अगर डीमार्ट में भी जाते हो वो तुरंत ऐसे स्कैन करते हैं ना, ये स्कैन किया सामने कोड आ जाता है और उसकी प्राइस भी आ जाती है, वैसे कुछ। इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या है, तो इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेके आई है 23, जिसमें डाक निर्यात केंद्र, एक्सटेंशन ऑफ एक्सपोर्ट बेनिफिट ये सब हम दे रहे हैं। हम अगेन मैं बोल रहा हूँ एक्सपोर्ट के लिए हमारी स्कीम है ही रोड टैप। फिर GST, अभी देखो एक्सपोर्ट में हम 0% GST लेते हैं, और ऊपर से GST रिफंड भी है, अगर किसी में लग रहा है तो GST रिफंड आपको मिल जाएगा। स्टेट लेवल मैकेनिज्म्स क्या क्या है, तो गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने MOU साइन करके रखा है मार्केट प्लेसेस में, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके MSME की। ओके, अभी देखो ई-कॉमर्स पे डेफिनेटली PYQ आ चुके हैं और बहुत अच्छे आ चुके हैं, जिसको आप डायरेक्टली आंसर कर पाओगे। ये देखिए, इम्पैक्ट ऑफ ई-कॉमर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग बेनिफिट एंड चैलेंजेस, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप इधर से दे सकते हो। मस्त है कि चैलेंजेस भी है बेनिफिट भी है, दे दो आंसर। ये देख लो, चैलेंजेस फेस बाय ई-कॉमर्स सेक्टर इन इंडिया, सजेस्ट मेजर, सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इन प्रमोटिंग ई-कॉमर्स, ये सब हो सकता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट अनाउंस अ क्रॉप लोन वेवर अप टू 1 लाख। जितने भी हमारे फार्मर्स हैं तेलंगाना में, उनको अप टू 1 लाख के लिए वेवर दे दिया गया है। अब यानी कि अगर आपकी फार्मर की लोन 80,000 की है तो वो वेव है, अभी आपको नहीं भरनी है, माफ़। 90,000 वेव है, पर 1,10,000 है तो वेव नहीं होगी, ठीक है। 1 लाख तक की लिमिट है। अभी भाई लोन वेवर होता क्या है, तो लोन माफ़ दे देना, राइट। इसकी नीड क्यों पड़ रही है, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस है, वाटर क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है, इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है और प्रोडक्टिविटी भी लगातार गिरती जा रही है। प्रोडक्शन हमारा कम होता आ रहा है क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, मॉनसून एसेट्रा। और जो कब फार्मर सुसाइड, ये मेजर इशू है, क्योंकि इतनी सारी सुसाइड्स हो रही है फार्मर की, और रीज़न क्या होता है, लोन्स का फुलफिलमेंट न कर पाना। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है विदर्भ रीजन का इन महाराष्ट्र। तो ये हमें ध्यान देने की, इसको कम करने के लिए ही हम ये स्टेप लेके आए हैं। तेलंगाना लेके आइए, ये एग्जाम्पल यहाँ पे महाराष्ट्र का दिया हुआ है। ये उनके फेवर में आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, कि ये नीड है हमारी। अगेंस्ट में क्या क्या है, तो भाई अगर गवर्नमेंट लोन वेव कर देगी सबको तो इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो ये फिस्कल स्ट्रेन डालेगा। जैसे कि महाराष्ट्र ने ये डिसीजन लिया था 2020 में, और उनको ये पड़ा था 45,000 करोड़ में। इट्स ह्यूज। इससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बट इट्स फाइन,
लेट्स डोंट गो इनटू इट। फिर ये टेम्पररी रिलीफ है, आपने लोन वेव तो कर दी, पर क्या उससे एक्चुअली कोई एग्रीकल्चर में फ़ायदा हो रहा है? नहीं। क्या उससे उनका जीवन बदल जाएगा? नहीं, क्योंकि वो तो सेम टू सेम रहेगा ना, प्रोडक्टिविटी अभी भी लो है, इनपुट कॉस्ट अभी भी हाई है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये टेम्पररी रिलीफ है। दूसरा, इससे विलफुल डिफ़ॉल्ट भी बढ़ जाते हैं, कि हो सकता है इन फ्यूचर फार्मर जानबूझ के पैसा भरे ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगे कि भाई थोड़े टाइम नहीं भरते हैं, एक टाइम पे गवर्नमेंट माफ़ कर ही देगी। आगे, डजेंट एड्रेस रूट कॉज, डेफिनेटली जो हमने बोला कि लो प्रोडक्टिविटी, उनको हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं, फॉर्मल क्रेडिट मैकेनिज्म को नहीं लेके आ रहे हैं। पुअर इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि देखो 2022 में लोन वेव अनाउंस हुई थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बट हुआ क्या कि जितनी भी लोन वेव अनाउंस हुई थी उसकी ओनली हाफ ही जगह तक पहुंच पाई, बेनिफिशियरी तक पहुंच पाई, बाकी आधी कभी गई ही नहीं। मतलब 100 फार्मर की लोन वेव करनी थी, हो पाई सिर्फ 50 की ही, 50 ऐसे ही रह गए। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है भाई, इम्प्लीमेंट ही आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो तो अनाउंस क्यों कर रहे हो। वे फॉरवर्ड क्या क्या है? फॉर्मल क्रेडिट हमें बढ़ाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्रॉप इंश्योरेंस लाना चाहिए, और रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर प्रोड्यूस। ग्रेट। अभी देखो इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, लोन वेवर के ऊपर भी। देखिए, डिस्कस द एथिकल इम्प्लीकेशंस इन लोन वेवर in banking sector and economy. Analyze the impact of loan waiver in agriculture sector and rural development. फिर है आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ लोन वेवर, यही तो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ हमारी। इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इनोग्रेटेड इन मॉरिशस। सबसे पहले जन औषधि केंद्र क्या है, तो हमें जो भी दवाइयाँ हम खा रहे हैं, मेडिकल से लेके आते हैं, वही दवाइयाँ हमें जन औषधि केंद्र में सस्ते में दी जाती है, जेनेरिक दवाई दी जाती है। तो ये जन औषधि केंद्र है। हो सकता है आपके यहाँ पे खुला हो, एक बार देख लीजिएगा। आगे, मॉरिशस में हमने ये डेवलप किया है। मेन हमारा इसमें न्यूज़ है, जन औषधि केंद्र नहीं है, बट है इंडियन ओशन रीजन, क्योंकि मॉरिशस इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन रीजन। तो इंडियन ओशन रीजन में हम क्या कर रहे हैं, तो इंडियन ओशन कंट्रीज कंप्राइजेस ऑफ 36 लिटोरल एंड 11 हिंटरलैंड स्टेट्स। ओके, क्या है भाई इंपॉर्टेंस इसकी, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का एकदम क्रूशियल है ट्रेड के लिए। स्ट्रेट ऑफ मलक्का हम नीचे देखेंगे, नीचे उसकी लोकेशन दी गई है। आगे, ग्लोबल ट्रेड, प्राइवेसी, इंश्योरिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी, जैसे इंडिया का 80% एक्सपोर्ट एक्सटर्नल ट्रेड और 90% एनर्जी ट्रेड इंडियन ओशन रीजन से ही होता है, डेफिनेटली। फिर इंडिया का विजन है रीजनल लीडरशिप का, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, ब्लू इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू इकोनॉमी मतलब मरीन के थ्रू आती हुई इकोनॉमी, ठीक है, जो इकोनॉमी पानी के साथ जुड़ी हुई है, इट इज़ ब्लू इकोनॉमी। आगे, इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है कि मरीन फिशरीज इन इंडियन ओशन रीजन सप्लाई 50% ऑफ द वर्ल्ड फिश कैच। ओके, फिर क्लाइमेट सिक्योरिटी, डेफिनेटली जितना जल्दी से इंडियन ओशन वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, उतना जल्दी से और कोई ओशन नहीं हो रहा है। ये आईपीसीसी की रिपोर्ट है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये देखनी चाहिए हमें, ठीक है, कि हमें क्लाइमेट ज़रूरी है, इंडियन ओशन को हम एड्रेस कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट भी बदलाव हो रहा है उसको भी हम एड्रेस कर दें। तो इंडिया ने अभी क्या इनिशिएटिव कुछ लिए हैं, डेफिनेटली लिए हैं। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, इसमें इसके अंदर हम जो मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी की हर एक के साथ जोड़ के बात करते हैं, और कुछ भी इशू होगा तो हम साथ में मिलकर बात करेंगे। ओके, फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ, डेफिनेटली हम देते ही हैं, वैक्सीन मैत्री हमने दिया था, फिर ऑपरेशन करुणा, इंडियन नेवी, अभी अभी तो हमने वो भी चलाया था ऑपरेशन संकल्प रेड सी में, ठीक है, जो सोमालिया वाले एरियाज़ में वो पायरेट्स, हमारी पायरेसी चलती है, उसके अगेंस्ट। फिर इंडियन नेवी की एक और आउटरीच है महासागर, ठीक है, महासागर मतलब मैरीटाइम हेड्स ऑफ एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। फिर सागर डॉक्ट्रिन है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ये सब हमारा इंडियन ओशन का पार्ट है। और इंडियन ओशन पे भी बहुत सारे PYQ आ चुके हैं, देख लीजिए, ये रहा, ठीक है।
और डेफिनेटली आप एड्रेस कर सकते हो कुछ ना कुछ इस डेटा को यूज़ करते हुए। ये उसका इम्पोर्टेंस है इंडियन ओशन का। और देखिए क्वेश्चन में भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं पूछा होगा। ये देखो, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशन रीजन, पूछ लिया। फिर सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या है हमारे पास। फिर इंडियन नेवी क्या रोल अदा कर रही है, ये भी उधर इनिशिएटिव्स में लिखा हुआ है इंडिया ने लिए हुए। अगेन इंडो पैसिफिक का सिग्निफिकेंस बता दो। फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्या क्या है और चैलेंजेस क्या क्या है इंडियन ओशन रीजन में, सेम। और इम्पैक्ट द पायरेसी एंड टेररिज्म इन ओशन। ओके, तो इससे हम एड्रेस कर सकते हैं इन सब क्वेश्चंस को। अभी शॉर्ट न्यूज़ है हमारी, थोड़ा हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, तो भाई फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ही है जिसके पास ये अथॉरिटी है कि कोई बंदा फॉरेनर है या नहीं है उसको डिक्लेयर करना। ठीक है, ये ट्रिब्यूनल बोले कि ही इज़ अ फॉरेनर, देन ही इज़ फॉरेनर, दैट्स इट। ठीक है, बट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इनका एक डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया। फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने बोला था कि ही इज़ फॉरेनर, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न किया और बोला कि भाई आप जो फॉरेनर बोल रहे हो वो रेसिडेंट है इंडिया का, इसीलिए इंडियन सिटीज़न है। ठीक है, ट्रिब्यूनल ने रीज़न क्या दिया था कि इसका नाम एनआरसी में नहीं है, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन में, असम के। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई दैट डज नॉट मीन कि इसका ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप चला जाएगा और उसको फॉरेनर आप बोल दोगे। ये इंडिया का स्टेट में रहता है, इंडिया का रेसिडेंट और इंडियन सिटीजन है, दैट्स इट। अभी फॉरेनर ट्रिब्यूनल की बात देख लेते हैं। तो ये सेटअप स्टेट गवर्नमेंट करती है, इसके पास सिविल कोर्ट का पावर रहता है और ये कौन जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, बनी है किसके ऑर्डर के थ्रू, तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 एंड सेक्शन 3 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946। ओके, आगे है यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन। इंडिया इसका पार्टी नहीं है, ये बस याद रखना है, इसलिए पार्टी नहीं है तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर फिर भी ये क्या करता है, तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो भी वाटर बनाते हैं उसके रिलेटेड रिसोर्स शेयरिंग आपको ठीक से करनी है। ठीक है, दैट्स इट, यही ये वाटर कन्वेंशन बात करता है। यानी कि इंटरनेशनल वाटर में क्या एग्जांपल ले लें हम, समझ लीजिए ब्रह्मपुत्र रिवर, ये चाइना से निकलती हुई, इंडिया से निकलती हुई बांग्लादेश तक जाती है, तो ये इंटरनेशनल वाटर हो गया और ट्रांस बाउंड्री वाटर्स हो गया। तो इनका यूज़ सारी कंट्री को एक जैसे करना चाहिए, राइट। उसी के रिलेटेड ये वाटर कन्वेंशन बात करता है, दैट्स इट। बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो इंडिया इनकी बातों को भी ज़्यादा वजन नहीं देगा और नहीं मानेगा। ओके, आगे देखते हैं क्या है। इंडिया इसका मेंबर भले ही ना हो, बट इंडिया ने इनके जैसे कन्वेंशन डेफिनेटली साइन किए हुए हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी विथ पाकिस्तान। ठीक है, ये किसकी बात करती है, तो इंडस रिवर के साथ साथ और उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ साथ कौन सी रिवर किसके पास रहेगी, किसका सॉवरेन राइट किसके साथ रहेगा, वो इंडस ट्रीटी की बात है, दैट्स इट। फिर यूएन वाटर कोर्सेज कन्वेंशन भी है, जिसमें भी सेम नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स की हम बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये हमने डिस्कस कर लिया है PYQ। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन। आगे, कॉल इन इंडिया, तो वर्ल्ड एटलास निकला था, उसमें जो हमारी छत्तीसगढ़ की माइंस है गेवरा और कुसमुंदा, उनको 4th स्पॉट मिला है। ठीक है, लार्जेस्ट माइन में हम 4th पे आए हैं। कोल का भाई बात, ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, बट छत्तीसगढ़ में माइन है, ये ध्यान रखो। कोल क्या होता है, तो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है हम, 5th लार्जेस्ट हम डिपॉजिट्स है हमारे पास। ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व मिलते हैं, उसमें हम 5th पे आते हैं और प्रोड्यूस करने पे हम 2nd पे आते हैं। टाइप ऑफ कोल, तो 80% जो हमारा कोल है ना वो बिटुमिनस कोल है। कोल के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो भाई एंथ्रेसाइड होता है, ठीक है, फिर बिटुमिनस होता है, बीच में एक सब बिटुमिनस भी आता है, फिर लिग्नाइट होता है और फिर पीट होता है। पीट होता है वो सबसे बकवास होता है और एक एंथ्रेसाइड होता है वो सबसे अच्छा होता है। आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी समझ लो तो चलेगा, ABLP, इट्स फाइन। अभी इसमें भी 2 कैटेगरी होती है, एक कोकिंग कोल और एक नॉन कोकिंग कोल। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, समझा देते हैं आपको, बाद में बहुत काम आएगा, कि हमारे यहाँ पे जो मिलता है ना वो नॉन कोकिंग कोल ग्रेड मिलता है। ठीक है, तो नाम में ही इसका आंसर है कि जो कोल कोक में कन्वर्ट हो सके वो कोकिंग कोल, और जो ना हो सके वो नॉन कोकिंग कोल।
अगेन क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ कॉक, राइट। जो ब्लास्ट फर्नेस होते हैं ना, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है जिसमें सब कुछ बनाया जाता है, पिघाला जाता है, वो होता है ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो हाईली इंड्यूस्ड कार्बन होता है, बहुत हाईली मात्रा में उसमें कार्बन होता है, उसमें सल्फ़र, ये सब जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो बहुत ही कम होती है। ओके, तो यही बनाने का प्रोसेस क्या है, तो कोल को हम एकदम गर्म करेंगे ऑलमोस्ट 1000 डिग्री टू 1100 डिग्री सेल्सियस पे एकदम गर्म करेंगे, और उस गर्म करते वक्त ऑक्सीजन को वहाँ से हटा देंगे पूरी की पूरी तरीके से। तो ऑक्सीजन अगर हमने हटा दिया होगा तो वो फायर कैच करेगा नहीं, और इतना गर्म होगा कि वो उनका जो मटेरियल होगा ना उसमें से इम्प्योरिटीज़ भी निकल जाएगी और वो थोड़ा सा लचीला बन जाएगा। अभी ये प्लास्टिक जैसा उसका मटेरियल बन चुका है, थोड़ा सा लचीला, तभी उसको एकदम ठंडा किया जाएगा ताकि इम्प्योरिटीज़ को हट गई है वापस वो मजबूत हो जाए, और तब उसमें कार्बन रिच कंटेंट बहुत ही बढ़ जाएगा। और इसी की वजह से, इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो ब्लास्ट फर्नेस होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। तो यही है कोकिंग कोल। और जो ऐसा न कर पाए, जिसमें ये प्रोसेस न पॉसिबल हो, ठीक है, कोक ऐसा बन जाएगा तभी वो कोक बनेगा, और जो कोल कोक नहीं बन सकता है वो है नॉन कोकिंग कोल। दैट्स इट, ठीक है। हमारे पास जो भी ज़्यादातर कोल मिलता है वो सब नॉन कोकिंग कोल मिलता है, इसीलिए हमें कोल इम्पोर्ट करना पड़ता है। हम शायद, मुझे जब तक याद है, 60%, 45% से 60% जितना कोल इम्पोर्ट करते हैं। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, हाई इन ऐश कंटेंट रहता है, लो इन सल्फर कंटेंट, हाई इन ऐश फ्यूजन, हमने ऊपर बात कर ही ली, ठीक है। फिर इम्पोर्ट कोल, पर्टिकुलरली कोकिंग कोल, यस हम कोकिंग कोल इम्पोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास नॉन कोकिंग तो बहुत पड़ा हुआ है। अगेन क्वेश्चन आएगा, तो क्या नॉन कोकिंग काम ही नहीं आता? डेफिनेटली काम आता है। नॉन कोकिंग को आप जला सकते हो और उससे एनर्जी ले सकते हो। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट रहते हैं उसमें हम नॉन कोकिंग कोल यूज़ करते हैं। चलिए आगे, फिर नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च, पोल्स हैं हमारे, वहाँ पे हमने रिसर्च सेंटर खोले हुए हैं, वेदर इट इज़ आर्कटिक या फिर एंटार्कटिक, ठीक है, ये अर्थ समझ लीजिए। तो कौन कौन मिशन सब कौन देखता होता है हमारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज हमारे मिशंस देखती है, और उसका ही हमने एक सेंटर बना दिया है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च। आर्कटिक में हमारा कौन सा मिशन है, तो आर्कटिक में है हमारा हिमाद्री। और एंटार्कटिक में कौन सा है, तो एंटार्कटिक में है भारती, ये यहाँ पे लिखा है भारती और मैत्री। एक और था गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, बट उसको हमने बंद कर दिया है। ये हमारा फर्स्ट मिशन था दक्षिण गंगोत्री, उसको हमने बंद कर दिया है। भारती और मैत्री अभी भी काम कर रहे हैं। दैट्स इट, ठीक है। आपको बस यही याद रखना है कि कौन सी जगह पे कौन से मिशन हैं। चलिए, फिर है ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वेलेंस सैटेलाइट, सर्वे सैटेलाइट। ये सैटेलाइट नासा ने 2018 में बना के रख दी थी। उसका एम यही था कि ये एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर करे और साथ ही साथ ये भी पता करे, इसका फ़ायदा कि ये पता कर ले कि तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारी अर्थ पे जो एनवायरनमेंट बना है, हैबिटेट वर्ल्ड बना है, वो फॉर्मेशन कैसे हुआ और इवोल्यूशन कैसे हुआ। दैट्स इट। सारे मिशन का मेन एम यही रहता है कि हम कैसे बने, ताकि इन फ्यूचर वो पता चल जाए तो हम नया जगह कुछ बना पाएँ। देखो, तो इसने अभी खोज क्या कर ली है, तो इसने रिसेंटली देखा कि एक स्मॉलर ब्लैक होल एक बड़े ब्लैक होल के आजू बाजू ऑर्बिट कर रहा था। दैट्स इट। और ये कहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ गैलेक्सी OJ284, ये नाम है गैलेक्सी का, वहाँ पे है। हमारे कुछ काम का नहीं है ये खास, बट हाँ, ब्लैक होल क्या होता है, तो ब्लैक होल स्पेस में ऐसी जगह होती है जिसके थ्रू कोई भी चीज़ पास नहीं कर सकती है, वेदर इट इज़ लाइट भी पास नहीं कर सकती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, तो हमें दिखता कैसे है भाई कि ब्लैक होल यहाँ पे है, तो देखो इसीलिए दिखता है। समझ लीजिए कि एक गोल ये ब्लैक होल हो, बट लाइट उधर से पास नहीं कर पा रही है, तो लाइट ऐसे आ रही होगी और अचानक से लाइट इधर बंद होगी। वैसे ही हर एक दिशा से होगा, राइट, इधर से आ रही होगी बंद होगी, इधर से आ रही होगी बंद होगी, इधर से आ रही होगी बंद होगी, इधर से आ रही होगी बंद होगी। तो ये जो बीच में जगह बन रही है एक बाउंड्री जैसा बन जाएगा ना, तो ये गोल जैसा अभी आपको दिखने लगा ऑटोमेटिकली,
सेम स्पेस में भी होता है कि लाइट हर एक तरफ से आती होती है, बट जहाँ पे अचानक से बंद हो जाती है वहाँ पे ये एक बॉर्डर फॉर्म हो जाता है और इसीलिए हमें ब्लैक होल नज़र आता है। बाकी कायदे से वो नज़र नहीं आएगा, बट लाइट उधर से निकल रही है इसलिए ब्लैक होल हमें नज़र आ जाता है। ठीक है, तो जिससे लाइट भी पास नहीं हो पाती, इतना पावरफुल ब्लैक होल होता है, उतनी स्ट्रांग उसकी ग्रेविटी होती है, तो ब्लैक होल है। अब यही ब्लैक होल एकदम छोटू सा हो, और यानी समझ लीजिए ब्लैक होल बना ही ना हो, उसकी ग्रेविटी उससे कम हो, तो वो हो जाएगा न्यूट्रॉन स्टार। और न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी ज़्यादा हो और पावरफुल बन जाए तो वो ब्लैक होल। कोई लंबा तीर नहीं है। आगे खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने प्रोग्राम लॉन्च किया है, कीर्ति प्रोग्राम। कीर्ति का मतलब होता है फेम, तो आओ बच्चों फेम पाओ, कीर्ति पाओ। तो एज बिटवीन 9 to 18 ईयर्स में जो भी आपके पास टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। एथलीट में, टैलेंट में, खेलो इंडिया, उधर आपको जाना है। बस आपको मौका दिया जाएगा हर एक लेवल पे रिप्रेजेंट करने का अपने आप को, दैट्स इट। और कुछ काम का नहीं है इसमें। फिर थोड़ी सी काम की न्यूज़ है, मास्चो प्रियो मिस्टीरियस ट्राइब। तो जो अमेज़ोन का पेरुवियन का जो एरियाज़ है, कहाँ पे पड़ता है, जो ये साउथ अमेरिका का मैप है, समझ लीजिए इस वाले एरियाज़ में। ठीक है, तो ये जो एरिया है पेरुवियन अमेज़न वाला एरिया, यहाँ पे एक ट्राइब रहती है, मास्चो पिरो ट्राइब। अभी ये ट्राइब इतनी एलिएनेटेड है कि अभी तक उनसे कोई मिला भी नहीं है, और उनसे मिलना भी प्रोहिबिटेड है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी इम्यूनिटी इतनी बड़ी ना हो और हम उनसे मिलने जाते हैं, हमारी तो बड़ी हुई है इम्यूनिटी, अच्छी खासी है, तो उनको कोई डिजीज़ हो सकता है, और यही ना हो इसीलिए हम उनसे मिलना प्रोहिबिटेड रखे हैं। ये बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 750 लोग हैं साउथ अमेज़ोन और साउथ ईस्ट एशिया में, ये भी ये रहते हैं। अमेज़ोन को तो हमने देख लिया, साउथ ईस्ट एशिया में भी ये लोग मिलते हैं हमें। ये नोमैडिक हंटर गैदरर से, मतलब शिकार करके खाते हैं ऑफकोर्स। और इनके लिए एक पर्टिकुलर रिजर्व भी रखा दिया है, माद्रे दे दियोस टेरिटोरियल रिजर्व, दैट्स इट। आगे डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट। देखो जो भी थर्मल पावर प्लांट होता है, ठीक है, सोलर थर्मल पावर प्लांट, वहाँ पे टावर लगाए जाते हैं। टावर क्यों लगाए जाते हैं कि ये टावर ऐसा लगा, ये समझ लीजिए प्लेट है यहाँ पे बीच में एक टावर लगा दिया जाएगा, और ये टावर पूरा का पूरा मिरर से बनाया हुआ होगा, ताकि सन रेज कहाँ से भी आती हो, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इन लोगों तक पहुँच पाए, जो ये हमने सोलर प्लेट्स लगाई है। ठीक है, ये टावर का मेन एम होता है। चाइना ने अनवील कर दिया है फर्स्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे डुअल टावर सिस्टम है, 2 टावर लगाए हुए हैं। कुछ दिमाग से लगाए होंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो 24% तक बढ़ जाती है। सो इट्स ह्यूज। समझ लिए पहले हम 100 सेव कर रहे थे, अभी हम 124 सेव कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा। एक टावर से आप 24% अपना बढ़ा दे रहे हो आउटपुट। चलिए, का फ़ायदा क्या होता है उसका, दूसरा क्या फ़ायदा है सोलर थर्मल पावर प्लांट का, कि हम सनलाइट को ट्रैक कर लेते हैं। सबसे बड़ा यही फ़ायदा है, सन की मूवमेंट ये वो। और फिर स्टोरेज ऑफ एक्सेस हीट, जो भी हीट आती है ज़्यादातर है उसको हम स्टोर कर पाएंगे, दैट्स इट। ये हमने मिरर का तो मैंने आपको बता दिया है, ऑटोमेटिकली सन्स मूवमेंट, ये 94% रिफ्लेक्स एफिशिएंसी। ठीक है ठीक है, 94% वही बोल रहा है कि समझ लो इस टावर पे 100 यूनिट पड़ा है तो 94 यूनिट रिफ्लेक्ट कर देगा। ग्रेट। फिर आखिरी न्यूज़ है हमारी मलेशिया की लोकेशन। मलेशिया की लोकेशन क्यों न्यूज़ में, वो जाने दो, क्या है मलेशिया में वो हमारा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो पाम ऑयल हमारा आता है, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं इंडिया में पाम ऑयल, उसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी है। फर्स्ट कौन है, तो इंडोनेशिया फर्स्ट है। दोनों की लोकेशन देखो, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया ही है, जो आपको ये दिख रहा है, ये इंडोनेशिया ही है। ठीक है, इंडोनेशिया फर्स्ट है पाम ऑयल के एक्सपोर्ट में भी और प्रोडक्शन में भी। सेकंड है मॉरिशियस, सॉरी सेकंड है मलेशिया। ओके अभी देखो दूसरा इसमें क्या क्या काम का है, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, क्योंकि ये ट्रॉपिक पे बढ़ता है इसीलिए। यहाँ पे नेचुरल लेक है, बेरा और तसिक, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कैनियर लेक आर्टिफिशियल, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, चलेगा, दैट्स इट। और कुछ न्यूज़ में था नहीं याद, अभी
ये जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, हमने ऊपर भी देखा था। देखो ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये जो एक गैप पड़ता है ना, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। क्योंकि देखो कितना छोटा सा पैसेज है, और यहाँ से ही चाइना से जो भी ट्रेड होता है, ये चाइना है हमारा, ये इंडिया है, ये छोटा सा हिस्सा में दिख रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, जो भी ट्रेड होता है वो यहाँ से ही पास होता है। और सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ इंडिया तक जो ट्रेड आता है, जो यूरोप अमेरिका जिधर से भी जाएगा सब इधर से ही जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अगर कोई पर्सन इसको ब्लॉक कर देता है तो साउथ ईस्ट एशिया से हमारा जो भी ट्रेड आता है वो बंद हो जाएगा, चाइना से आता है बंद हो जाएगा, यहाँ पे ताइवान है और यहाँ पे जापान है, और ऊपर जापान से आता हुआ बंद हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ से आ जाएगा, बट ऊपर वालों सब अटक जाएंगे। और ये ट्रेड जब तक मुझे याद है ऑलमोस्ट 60% के आसपास है पूरे वर्ल्ड का ट्रेड। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या न्यूज़ में बोला था, सेलेब सी। तो ये वाले एरिया है, ये है सेलेब सी, ठीक है। फिर ये भी देख लेते हैं ये कौन कौन से स्ट्रेट है। तो ये है हमारा सुंडा स्ट्रेट, ठीक है, सुंदा। फिर यहाँ पे भी बीच में एक स्ट्रेट आता है, ये है हमारा लॉम्बॉक स्ट्रेट। जो लोग घूमने जाते हैं बाली, ये यही आइलैंड है, यहाँ पे है बाली, ये है लॉम्बॉक स्ट्रेट। और बाकी कोई तो मुझे दिख नहीं रहा है, हाँ बस इतना ही है। और हाँ, ये कंट्रीज़ आप कैसे याद रखोगे, देखना हो तो ये देखो है हमारा म्यांमार, फिर ये है हमारा लाओस, और ये है वियतनाम। वियतनाम यहाँ पे लिखा भी है वियतनाम, MLV। अभी MLV के नीचे आता है T और C, ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है थाईलैंड, कंबोडिया। देखो यहाँ पे ही देख लेते हैं, MLV, इन दोनों के बीच में T और C, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया। और वैसे ये बॉर्डर भी इसी रेशियो में दोनों के साथ लगाएंगे। जैसे कि कंबोडिया किन किस के साथ बॉर्डर लगाएगा, तो थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। वियतनाम किस किस के साथ लगाएगा, तो कंबोडिया, लाओस। ऊपर चाइना आता है, चाइना इन तीनों के साथ लगाता है, ठीक है। और इसके भी नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा मलेशिया, और मलेशिया के नीचे आएगा सिंगापुर। ये देखो ये जो टिप है ना, यहाँ पे पड़ता है सिंगापुर, ये सिंगापुर, ठीक है। इतना ही लोग काम का था हमारे आज। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कोई कंप्लेन हो आपकी या फिर कोई नीड की ज़रूरत हो, फील फ्री टू आस्क। सो जय हिंद,